हम अपनी इकोनॉमिक्स की 10 डेज़ की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड भी हमने पढ़ाई है। आपको उसका लिंक हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख लें क्योंकि उसके बाद आपको ये समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज से पहले जो हम पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड या डिमांड, ये सब कंज्यूमर की बात थी। अब जो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये अब प्रोड्यूसर की बात करेंगे हम। कंज्यूमर जो चीज़ को कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर जो चीज़ को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्रोडक्शन है ना, ये सप्लाई में आती है, ठीक है। जो हमारी सप्लाई है ना, ये प्रोडक्शन के थ्रू क्रिएट होती है। तो मुझे लगा आपको मैं लॉ ऑफ सप्लाई भी बता दूं। तो आपको सब इसमें इतना याद रखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है जब एक प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज होती है, प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स प्राइस। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और उसका जब प्राइस डिक्रीज होता है उसकी सप्लाई भी डिक्रीज होती है, या जब उसका प्राइस डिक्रीज होता है उसकी सप्लाई भी डिक्रीज होती है। बस यही लॉ ऑफ सप्लाई है, आपको इतना ही याद रखना है। तो गाइस, प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। मतलब कोई भी इनपुट हमने डाल दिया और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया, यानी कोई भी रॉ मटेरियल डाला हमने और रॉ मटेरियल से हमने अपना फाइनल गुड तैयार कर लिया। यही प्रोडक्शन होता है। आपको सिंपल यही याद रखना है। प्रोडक्शन में ये होता है कि हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको मैं पहले बता दूं प्रोडक्शन पढ़ने से पहले कि इनपुट्स क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इनपुट्स क्या होता है गाइस? कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़ होती है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, या जिससे हम आउटपुट बनाते हैं। आउटपुट होता है गाइस रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट आना है, जो हमने इनपुट लगा के आउटपुट निकालना है। जैसे हमारा रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल लगा के हमने कोई बिल्डिंग तैयार कर ली, तो बिल्डिंग हमारा आउटपुट हो गया, रॉ मटेरियल हमारा इनपुट हो गया। और आउटपुट वो हो गया व्हाट वी गेट आफ्टर प्रोडक्शन। एक चीज़ की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल लगा के कोई चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ बनेगी वो हमारी होगी आउटपुट। इसी तरह से कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो फिक्स रहते हैं या जिनकी सप्लाई लिमिटेड होती है शॉर्ट रन में। आपको याद रखना है कहाँ पे? शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में ना सारे फैक्टर्स जो है हमारे वो वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखें, फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी सप्लाई लिमिटेड होती है या फिर जो फिक्स रहते हैं शॉर्ट रन में। जैसे हमारी बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, इन्हें आप फिक्स फैक्टर माने। जैसे जैसे हम अगली स्लाइड्स पे जाएंगे आपको और अच्छे से फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स क्लियर होते जाएंगे। इसी तरह से वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। जो फैक्टर्स चेंज होते हैं, वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना, ठीक है ना, वो होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर। जैसे हमारे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो गाइस, शॉर्ट रन को आप इस तरह से याद रखो, शॉर्ट पीरियड, जहां पे आपके पास कम टाइम होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। और इसमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जनरली प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होते हैं। जनरली जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ना, इसमें हम ईजी के लिए थोड़ा हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो में ही क्लासीफाई कर लेते हैं, एक कैपिटल और एक लेबर। तो शॉर्ट रन में ना हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसको हम फिक्स मानते हैं। यूजली जो हमारा कैपिटल होता है ना उसको हम फिक्स मानते हैं, और जो हमारा लेबर होता है उसको हम वेरिएबल मानते हैं। आपको शॉर्ट रन में ये याद रखना है, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको हम फिक्स मानते हैं, और जो दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कैपिटल है उसे हम फिक्स मानते हैं, और जो लेबर है उसको हम वेरिएबल मानते हैं। उसी तरह जो लॉन्ग रन आते हैं ना, लॉन्ग रन में आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। लॉन्ग रन आपके पास काफ़ी टाइम है, 3 साल 4 साल है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप हर फैक्टर बदल सकते हो ना। आप कैपिटल जो है मशीनरी, जैसे अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब अलग होता है और इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। कैपिटल को हम मशीनरी के साथ डिनोट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें मशीन्स पे हम बदल सकते हैं, रॉ मटेरियल भी बदल सकते हैं, लेबर से बदल सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। तो अब हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा इजी करने के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम इस तरह से रखते हैं, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L। Q का मतलब होता है क्वांटिटी प्रोड्यूस पर टाइम। जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी पर टाइम वो किस पे डिपेंड करेगी, कौन प्रोड्यूस करेगा, उन्हें कैपिटल ही करेगी और लेबर ही करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L। K को हम कैपिटल कहते हैं और L को हम लेबर कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखें। आप जब वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ये वीडियोस समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में। इनपुट हो गया हमारा रॉ मटेरियल, आउटपुट हो गया जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करके जो चीज़ हम बनाएंगे वो हमारा आउटपुट हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। इसी तरह से अब एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जिसमें एक फैक्टर फिक्स रहता है और दूसरा फैक्टर वेरिएबल रहता है। जो हमारी कैपिटल मशीनरी होती है वो फिक्स रहती है और जो हमारा लेबर है वो
वेरिएबल रहता है। इसे हम सिंगल वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। तो इसका ये फंक्शन हो गया Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L, K मतलब कैपिटल, L मतलब लेबर। और ये जो K के ऊपर आपको बार मिल रहा है ना, इस बार का मतलब है कि ये कांस्टेंट है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसके ऊपर बार है ये कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। उसी तरह जो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में हमारी कैपिटल लेबर दोनों ही वेरिएबल होते हैं, हम दोनों को बदल सकते हैं। दैट इज Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड L, ये हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। तो गाइज आपको मैं अब थोड़ा और इजी करने के लिए पूरा बता देता हूँ। जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये डिवाइड होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें कुछ फिक्स फैक्टर्स होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, आपको ये याद रखना है। फिक्स फैक्टर जैसे हमारी बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, और वेरिएबल फैक्टर जैसे हमारा लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर। ये लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल, ये रॉ वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हैं, ये आप जैसे जैसे मैं आपको आगे करवाता रहूँगा आपको समझ आती रहेगी। ये ज़रूरी है कि आप वीडियो टिल द एंड देखते रहें। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपको ये याद रखना है कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। इसमें हम बिल्डिंग को भी चेंज कर सकते हैं, मशीन को भी चेंज कर सकते हैं, लेबर को भी, रॉ मटेरियल को भी, पावर, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। कुछ एजम्पशंस होती हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की, या कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन, इनकी कुछ एजम्पशंस होती हैं जिसपे ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। पहला कि बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर परफेक्टली डिविजिबल, मतलब बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर परफेक्टली डिविजिबल। और दूसरा देयर आर ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल और लेबर। लेबर और कैपिटल इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब कि लेबर की जगह हम मशीनरी नहीं लगा सकते और मशीनरी की जगह हम लेबर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, जो हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे शॉर्ट रन में, और टेक्नोलॉजी भी हमारी सेम ही रहेगी शॉर्ट रन में, आपको ये याद रखना है। अब जो लॉज ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने चाहिए जो आपको पता होना चाहिए, जैसे टोटल प्रोडक्ट हो गया, एवरेज प्रोडक्ट हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। इससे पहले जो हमने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड पढ़ा था ना, उसमें हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी पढ़ा था। वो और ये कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस आपको ये याद रखना है वो कंज्यूमर की बात होती है और यहाँ पे हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा ये चीज़ समझने। अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब पूरी क्वांटिटी, मतलब एक इनपुट लगा के जो टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एक फर्म प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उसे ही हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। वेरिएबल फैक्टर्स लगा के, लेबर लगा के हम जो प्रोड्यूस करेंगे ना, लेबर लगा के हमने एक बिल्डिंग बना ली तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। उसी तरह हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो होता है ये रेफर करता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जितना हमारा आउटपुट आया उसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमने वेरिएबल फैक्टर लगाया उसके साथ, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। और मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे आपको पता ही है, ये जो हम एक एडिशनल प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या चेंज आता है टोटल प्रोडक्ट में, इसी को हम मार्जिन प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फार्मूला जैसे ये हो गया, मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस टोटल प्रोडक्ट n माइनस 1, जो लास्ट वाला होगा टोटल प्रोडक्ट हमारा, उससे हमने उसको माइनस कर देना तो हमारा मार्जिन प्रोडक्ट निकल जाएगा। आगे जब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखो गाइस, ये जो हमारी ये डायग्राम है, जो टोटल प्रोडक्ट की लाइन है, ये इस तरह से बनती है। पहले ये इंक्रीज हो रही होती है, फिर ये मैक्सिमम होती है, फिर ये डिक्रीज होती है। आपको फिलहाल इतना याद रखना है। जो मार्जिन प्रोडक्ट की जो है वो इस तरह से बनती है, पहले इंक्रीज हो रही होती है, फिर डिक्रीज, और एंड में ये नेगेटिव चली जाती है। जब इस लाइन से नीचे जा रही है तो मतलब नेगेटिव है। उसी तरह हमारी एवरेज प्रोडक्ट है वो इस तरह से बनती है, ठीक है ना। ये कर्व्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको इससे थोड़ा आसान होगा। तो गाइज अब मैं आपको एक एग्जांपल से फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट समझा दूंगा और इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गाइज फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, तो इसलिए मैंने हर जगह पे 1 1 1 1 लिखा है क्योंकि ये सारे फिक्स्ड हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स, पहले हमने एक लगा दिया, आप इसको सपोज कर लो ये लेबर है, पहले हमने एक लेबर लगाई, फिर हमने 2 लगाई, फिर हमने 3 लगाई, फिर हमने 4 लगाई। हम ये शॉर्ट रन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम एक लेबर लगाते हैं एक मशीन के साथ, एक कैपिटल के साथ, तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिलता है 20, ठीक है। ये हमें टोटल प्रोडक्ट मिलता है, इसमें आपको कुछ निकालना नहीं है, निकालना है हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट निकालेंगे। और जब हम 2 लेबर लगाते हैं या 2 वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं एक फिक्स फैक्टर के साथ, तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिलता है 50। इसी तरह से जब हम 3 लगाते हैं तो हमें 90, इसी तरह हमसे जब 4 लगाते हैं तो 120। अब एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालना है हमने गाइज? एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट होता है टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल फैक्टर के साथ। तो 20 को 1 से डिवाइड करो तो 20 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा, 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। एवरेज का मतलब यही होता है कि इतने लेबर्स लग के हमें कितना काम दे देंगे, हमने बस एवरेज निकालनी होती है। मार्जिन प्रोडक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मार्जिन प्रोडक्ट का आपको यही याद करना है जो चेंज आया है टोटल प्रोडक्ट में जब हम एक एडिशनल यूनिट अप्लाई करते हैं लेबर में। जैसे 20 से 50 जानने के बीच में कितना चेंज आया? 20 से 50 जानने के बीच में कितना चेंज आया? 30 का चेंज आया ना, है ना।
उसी तरह से जब 50 से 90 हम गए तो कितना आया, 40 आया ना। यही हुआ जो चेंज हुआ हमारे टोटल प्रोडक्शन में जब हमने एक और एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगाई। इसी को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड की वीडियो देखी होगी तो आपको ये मार्जिनल प्रोडक्ट ये सब निकालने में बहुत आसान होगा। फिर भी अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है आप कमेंट करके बताएं, हम आपको अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है और मैं ये चाहता हूँ इसे हम वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो आपको एमसीक्यू में लग जाए, तो इसलिए हम इतना डीप में यहाँ पे जा नहीं रहे। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं गाइस लॉज ऑफ प्रोडक्शन। लॉज ऑफ प्रोडक्शन में हमने पढ़ने एक शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन, एक लॉन्ग रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इससे एमसीक्यू आ सकता है। तो हम पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। जो शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन है इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, इसी को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, आपको याद रखना। गाइस ये लॉ बिल्कुल सिंपल है। ये लॉ कहता है जैसे जैसे हम और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट लगाते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, जैसे जैसे आप इसको ऐसे मान लो जैसे हम ज़्यादा लेबर लगाएंगे कैपिटल के साथ, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है ना पहले वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट में, पहले तो वो बहुत बढ़ता रहेगा, फिर बाद में वो कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होता रहेगा और लास्ट में वो इंक्रीज होगा नेगेटिव रेट में या डिमिनिशिंग रेट में। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। हमारे पास एक लैंड है तो हम सपोज करते हैं कि हमने जैसे हम मकान का काम लगा रहे हैं, ठीक है ना, हमने मशीनरी रखी है कुछ, ठीक है, और हमने फर्स्ट टाइम पे लगा दिए 3 लेबर, ठीक है, 3 लेबर के साथ मशीनरी है तो हमारा आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, अब ज़्यादा काम हो रहा है। उसी तरह हम नेक्स्ट डे और लेबर बढ़ा रहे हैं, हमने 3 से 5 कर दिए तो हमारा काम और इंक्रीज हो रहा है। जब हम 20 लेबर लगा देते हैं वहाँ पे काम करने का, वहाँ पे 10 बंदों का काम है, हम 20 लेबर लगा देंगे। अब इससे हमने लेबर तो ज़्यादा लगा दी लेकिन इससे हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो 20 बंदे क्या होंगे, 20 बंदों का काम नहीं है, वो आपस में बात करने लगे तो हमारा आउटपुट डिक्रीज होने लग जाएगा, है ना। ये यही लॉजिक है। जब हम लेबर को लगाएंगे कैपिटल के साथ इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, पहले तो हमारा जब हम 3 से 4, 4 से 5, 7, 8 लेबर लगाएंगे तो पहले तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे आता रहेगा। बाद में जब हम 15 लेबर लगा देंगे तो वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, अब उतना आउटपुट हमें नहीं मिल रहा होगा। और लास्ट में जब हम 20-25 लेबर लगा देंगे जहाँ पे 10 लेबर का काम था तो वो तो आपस में बातें करने लग जाएंगे, उतना काम भी नहीं करेंगे, तो जो हमारा आउटपुट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, नेगेटिव रेट में चला जाएगा। बस यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इससे हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट्स है ये आगे तीन स्टेजेस में आता है। 3 स्टेजेस आपको याद रखनी है। पहली आगे हमारी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसके बाद आगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और लास्ट में आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसे नेगेटिव रेट भी कहते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स भी कह सकते हैं। तो अब गाइस इसको आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करते हैं हमने फिक्स फैक्टर लिया लैंड, ये हमने 111 रखा है सारा क्योंकि ये फिक्स्ड है। फिर हमने वेरिएबल फैक्टर ले लिए कौन से, अपने लेबर 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल चेंज हो रहे हैं ना, तो टोटल प्रोडक्ट जब एक लेबर लगा एक उसके साथ 100 दे रहा है, उसके बाद 200, जब 2 लगे 200, इस तरह 3 लगे 330, जब 4 लगे 450, जब 5 देखो अब यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है, 5 लगा यहाँ पे 490 हो गया, और जब 6 लेबर लगे 490, अब यहाँ तक कांस्टेंट हो गया। और 490 के बाद जब 7 लेबर्स लग गए ना उसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ 4 लेबर्स तक हम लगा सकते हैं काम तक, वहाँ पे मैक्सिमम हमें इतना आउटपुट मिलेगा 5 लेबर्स तक। उसके बाद हम और लेबर भी लगाते रहेंगे, हमें 6 लेबर भी लगा देंगे, हमें सेम ही आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद हम 7 लेबर लगा देंगे, वो तो आपस में मतलब उनका काम ही नहीं होगा वहाँ पे, जब ज़रूरत थी 5 लेबर्स की तो हमारा आउटपुट डिक्रीज होने लग जाएगा ना, तो फिर वो 488 हो गया। ये बस आपको यही समझना है। इसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट, जब जैसे आपको मैंने बताया था एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं, 100 को आप डिवाइड कर दो वेरिएबल फैक्टर के साथ, आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसी तरह जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो चेंज आया टोटल प्रोडक्ट में, जब हमने एम्प्लॉय किया एक और लेबर को, ठीक है ना, एक एडिशनल लेबर को, जैसे 100 से पहले तो आपको 100 ही आएगा, जब 100 से 210 पे गए हम तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना आउटपुट हमें इंक्रीज मिला एक लेबर के लगाने से। देखो 1 से 2 लेबर पे गई, हमने एक लेबर एडिशनल लगाया और हमारा आउटपुट चला गया 100 से 210 तक, तो एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमारा मार्जिन प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ, 110 इंक्रीज हुआ ना, तो 110 हमारा ये मार्जिन प्रोडक्ट हो गया। उसी तरह जब हम 210 से 330 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है टोटल प्रोडक्ट में, 120 है ना, तो 120 हमारा मार्जिन प्रोडक्ट हो गया। ये 3 में हमारा जो मार्जिन प्रोडक्ट है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा स्टेज आ गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लेकिन जब हम इससे आगे और जाएंगे, जब हम 330 से 420 के बीच में जाएंगे तो अब हमारा मार्जिन प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, 90, उसके बाद 70, और फाइनल जब हम जाएंगे जब हमने 5 लेबर लगा दिए थे तो हमें आउटपुट मिल रहा था 490, और 6 पे भी हमें 490 ही आउटपुट मिल रहा था ना, तो अब मतलब हमें आउटपुट कोई बढ़ नहीं रहा है, तो आउट मार्जिन प्रोडक्ट हमारा जीरो हो गया है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की तरह ही है। आपको अगर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखना है, हमने पिछली वीडियो अपलोड की है, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ आने लग जाएगा। और उसके बाद जब हम लास्ट पे अब हम 7 लेबर्स लगा देते हैं तो अब तो वो काम भी नहीं कर रहे हैं, वो बैठ गए हैं, तो अब हमारा जो आउटपुट है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो बस आपको यही समझना है। तो ये जो हमारी ये वाली डायग्राम है ये हमारी टोटल प्रोडक्ट की फिगर होती है, टीपी आप इसको लिख सकते हैं।
और ये जो हमारी ये मार्जिन प्रोडक्ट की है और ये हमारी एवरेज प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो आपको इसमें ये याद रखना है, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है मार्जिन प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है। जैसे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम 490 पे है ना, और हमारा यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट ये जीरो हो चुका है, ठीक है। अब आपको मैं इसकी फिगर से अच्छे से समझाता हूँ। जैसे ये इसमें हमारे तीन स्टेजेस होते हैं ना, हमने पढ़ा था। पहला स्टेज जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद दूसरा स्टेज जहाँ पे कांस्टेंट रेट पे, और तीसरा स्टेज जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है ना। ये आपको पता ही है। आपको ये याद रखना है, जहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, जो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा होता है, उसके बाद जब ये कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होने लग जाता है तो इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। उसी तरह जैसे जब हमारा ये मार्जिन प्रोडक्ट है, मार्जिन प्रोडक्ट को देखोगे आप, पहले ये एक स्टेज तक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ए तक ये पहले इंक्रीज कर रहा है ना, उसके बाद जो हमारा मार्जिन प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लग जाता है, दूसरे स्टेज में ये हमारा डिक्रीज होने लग जाता है, और लास्ट में ये नेगेटिव चला जाता है। जब ये यहाँ से नीचे जा रहा है तो ये नेगेटिव हो गया। तो जो हमने लास्ट स्टेज पढ़े थे प्रोडक्शन के, कि पहले स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे, दूसरे में कांस्टेंट रिटर्न्स पे, और एंड में ये नेगेटिव रिटर्न्स पे चला जाता है। गाइज मैं आपको इसलिए इस तरह से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है, इतना डीप जाने की हमें ज़रूरत नहीं। तब भी अगर आपको चाहते हो कि आपको मैं और डीप में समझाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको अलग से ये सब कुछ समझा देंगे। तो गाइज हम आगे चलते हैं। तो ये तीन स्टेज देखो, जो पहला स्टेज है उसमें मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट वो हायर है एवरेज प्रोडक्ट से, ठीक है ना। दूसरे स्टेज में जो मार्जिन प्रोडक्ट वेरिएबल इनपुट का है वो एवरेज प्रोडक्ट से कम हो जाता है। तीसरे स्टेज में जो हमारा मार्जिन प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होता रहता है और नेगेटिव हो जाता है। इस टाइम पर जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। बस आपको देख लेना है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। तो अब गाइस हम पढ़ेंगे जो लॉ ऑफ, जो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन लॉज है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन लॉज से पहले आपको आइसोकांट कर्व पता होनी चाहिए। आइसोकांट कर्व जैसे हमने कंज्यूमर डिमांड में इंडिफरेंस कर्व पढ़ी थी, ये प्रोड्यूसर की हमारी आइसोकांट कर्व होती है। कंज्यूमर की इंडिफरेंस होती है और प्रोड्यूसर की हमारी आइसोकांट कर्व होती है। जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था कि हम कम्बिनेशन बनाते हैं दो गुड्स का और वो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देती हैं। आइसोकांट कर्व में ये होता है, हम कम्बिनेशन बनाते हैं दो प्रोड्यूसर गुड्स का, लेबर और कैपिटल का, और जो हमें सेम लेवल ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी होगी। ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ठीक है। आइसो का मतलब होता है इक्वल और लेटिन का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है ना, और क्वांटिस का मतलब होता है क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसको हम इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स भी बोलते हैं, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, प्रोड्यूसर की इंडिफरेंस कर्व होती है आइसोकांट कर्व। अगर आपको इंडिफरेंस कर्व अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। और डेफिनेशन ये इसकी वही होगी कि आइसोकांट लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल लीडिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। दो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे लेबर और कैपिटल के जो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट देंगे। देखो जैसे हमने डिफरेंस यहाँ पे देख लिया, जैसे इन डिफरेंस का रिप्रेजेंट करती है दो कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। जो आइसोकांट कर्व है वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोड्यूसर गुड्स जैसे लेबर और कैपिटल हैं और जो सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी देते हैं। इन डिफरेंस का हमें रिप्रेजेंट करती थी यूटिलिटी के बारे में बताती थी, जो हमारी आइसोकांट है वो रिप्रेजेंट करती है मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्ट, कितना आउटपुट एक प्रोडक्ट का आ रहा है वो आइसोकांट कर्व बताती है। तो आपको आगे याद रखना है जो आइसोकांट कर्व है जैसे हमारी इंडिफरेंस कर्व थी उसकी तरह ये कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होती है, ये हमारी कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होती है इंडिफरेंस कर्व की तरह। जैसे ये पॉइंट ए है, इसमें कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैपिटल भी है लेबर भी है, इतना K4 हमने रख लिया, ये कॉम्बिनेशन बना दिया कैपिटल का, और L1 हमने बना लिया लेबर का। ये दो कॉम्बिनेशन बना लिया और ये हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं। इस तरह से हर पॉइंट हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहा है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, आपको ये याद रखना है। जैसे देखो OK4 जैसे है ना, OK4 प्लस OL1 ये दोनों मिला के हमें 100 आउटपुट दे रहे हैं। OK3 प्लस OL2 ये दोनों मिला के हमें 100 दे रहे हैं। इसी तरह से हर जो दो कॉम्बिनेशन है वो मिलके हमें आउटपुट सेम दे रहे हैं, बस यही आइसोकांट कर्व होता है। अब इसी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि जैसे आइसोकांट आपको पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है सिलेबस में जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व था, लेकिन हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, ये आपको सिर्फ माइंड में रखनी है। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ पढ़ते हैं हम, जैसे आइसोकांट का नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप का मतलब यही होता है कि ये डाउनवर्ड टू द राइट, ये देखो ये डाउनवर्ड टू द राइट इस तरह से आ रही है, तो ये इसका नेगेटिव स्लोप होता है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ठीक है ना। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी मतलब डाउनवर्ड टू द राइट, इसका ये मतलब होता है कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ना एक इनपुट को दूसरे के लिए तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही रहता है। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने पढ़ा था ना कंज्यूमर डिमांड में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। सेम ही मतलब होते हैं, बिल्कुल सेम ही है, बस आपको वो पता होना चाहिए। ये प्रोड्यूसर की बात हो जाती है, वहाँ कंज्यूमर की बात करते हैं। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये हमने पढ़ा है। कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और कन्वेक्स टू ओरिजिन ये क्यों होता है
ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि वो रेट जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक कमोडिटी और दूसरी कमोडिटी में। इसमें यही होता है वो रेट जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक इनपुट को दूसरे पे। लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल पे, कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर में। ये वो रेट होता है MRTS। तो वही चेंज इन कैपिटल, इसे लेकिन इसको याद रखना ये माइनस में होगा, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, और इसी को हम स्लोप ऑफ आइसोकांट भी बोलते हैं। आपको MCQ के लिए याद रखना है कि स्लोप ऑफ आइसोकांट होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, जो चेंज आया हमारा कैपिटल में उसको हम डिवाइड कर देंगे जो चेंज आएगा हमारे लेबर में, ठीक है। उस पर आपको एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो हमारी ये आइसोकांट है ये इंटरसेक्ट नहीं करती, इंडिफरेंस कभी हमारी इंटरसेक्ट नहीं करती थी। सेम प्रॉपर्टीज हैं इसकी उसकी तरह, ठीक है ना। बस इसमें उसमें MRS होता था कन्वेक्सिटी का रीजन, इसमें MRTS है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसी तरह से आपको देखो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये वो रेट होता है जिसमें हम एक इनपुट को टेक्निकली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे के लिए और आउटपुट हमारा सेम ही रहता है। जैसे MRTS इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। जो चेंज इन कैपिटल है इसके पीछे माइनस साइन आएगा, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये डिक्रीज होता रहता है, इज इक्वल टू स्लोप, और ये हमारा स्लोप ऑफ आइसोकांट भी होता है। देखो जैसे अब ये एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हमने MRTS कैसे निकाला। जैसे हमारे पास कम्बिनेशन था कैपिटल 10 कैपिटल हमने ले ली प्लस 2 लेबर, ये दोनों मिला के हमें 100 का आउटपुट दे रहे हैं। फिर हमने 9 कैपिटल ले लिए, 3 लेबर ले लिया, ये दोनों मिला के हमें 100 दे रहे हैं। फिर हमने 8 कैपिटल ले लिया, 8 लेबर ले लिया, ये भी 100। दो कम्बिनेशन हम बना रहे हैं और ये हमें सेम आउटपुट दे रहे हैं। अब हमने MRTS का क्या फार्मूला निकाला था कि जो चेंज आ रहा है कैपिटल में डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, और कैपिटल के पीछे हमने L लगाना है, ठीक है, माइनस लगाना है। देखो जब हम 10 से 9 पे गए तो कितना चेंज आया कैपिटल में 1 का, और जब हम 2 से 3 पे गए कितना चेंज आया कैपिटल का 1 का आया। जब -1 को 1 से आप डिवाइड करोगे तो -1.0 आ जाएगा, ये हमारा MRTS आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरे में जब हम 9 से 8 पे गए तो कितने का गया, 9 से 8 पे जब हम गए तो हमने 1 का डिक्रीज़ किया, और जब हम 3 से 5 पे गए तो हमने 5 का किया। तो 5 को डिवाइड करोगे, -1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -0.2 आंसर आएगा। ये इसी तरह से निकलते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम गाइज पढ़ते हैं अब हम गाइज ये पढ़ते हैं कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या होता है। तो गाइस आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, JKSSB के एक्सपीरियंस से शेयर करें, और हमारी पिछली जो हम प्रीवियस वीडियोस बना चुके हैं उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड देखोगे तो आपको ये ईजी लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सेम ही है। और गाइस हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी डाल देते हैं, उसकी मदद से आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना होता है आप वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। तो हमारा लॉन्ग रन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल भी कहा जाता है। आपको पहली बात तो ये याद रखनी है। तो अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, इसमें हम ये कहते हैं कि जब दोनों फैक्टर जो दो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर और कैपिटल को, जब उनको इंक्रीज़ करते हैं प्रोपोर्शनेटली और साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, तो मतलब जब उनको हम दोनों को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो 3 पॉसिबल वे होते हैं जिसमें आउटपुट इंक्रीज़ हो सकता है। 3 तरीके हैं जिसमें हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता है। पहली बात ये हो जाती है कि आउटपुट में इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनलिटी टू इंक्रीज इन इनपुट। मतलब हमने इनपुट इंक्रीज़ किया 2 और आउटपुट हमारा इंक्रीज़ हो गया 4। जितना हमने इनपुट इंक्रीज़ किया उससे डबल हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आउटपुट में इंक्रीज़ प्रोपोर्शनली टू इंक्रीज इन इनपुट, ठीक है ना। अब जितना हमने इनपुट इंक्रीज़ किया उतना ही हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। जैसे हमने इनपुट 1 का इंक्रीज़ कर दिया, आउटपुट भी 1 का इंक्रीज़ हुआ। और तीसरी स्टेज हमारी वो आ जाती है जहां आउटपुट इंक्रीज़ होता है, जितना हमने इनपुट इंक्रीज़ किया उससे कम आउटपुट इंक्रीज़ होता है। ये हमारा वो नेगेटिव रिटर्न्स वाला ही है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने, अब इस तरह से समझोगे, हमने लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया तो जो रिजल्टिंग आउटपुट है, जो आउटपुट हमें आने वाला है, क्या पता ये मोर देन डबल आ जाए हम, ठीक है, या इक्वल टू डबल के बराबर आ जाए, या लेस देन डबल भी आ सकता है। ये काइंड ऑफ जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है ये 3 काइंड ऑफ लॉज देता है रिटर्न्स टू स्केल के। एक हमारा आता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो अब हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, देखो जब हम बहुत लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, और आउटपुट इंक्रीज होता है मोर देन प्रोपोर्शनलिटी, जो हमने पहली बात की, तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सपोज करते हैं मैं आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ फिगर से, तो आपको फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो जब हम पहले हमने लिया 1 कैपिटल प्लस 1 लेबर, ठीक है, जब हमने 1 कैपिटल प्लस 1 लेबर लिया तो हमें आउटपुट मिला 10 का, ठीक है, हमें आउटपुट मिला 10 का। जब हम इसको डबल कर लेंगे, जब हम इसको डबल कर लेंगे हम 2 कैपिटल और 2 लेबर पे,
अब हमने दोनों इनपुट्स हमारे डबल कर लिए। पहले हम 1 कैपिटल 1 लेबर ले रहे थे तो हमें क्वांटिटी 10 की मिली। जब हमने 2 कैपिटल और 2 लेबर ले लिए, इसको डबल कर दिया, तो हमारा जो आउटपुट है वो मोर देन डबल हो गया। 10 का डबल तो 20 होता है, लेकिन अब हमारी क्वांटिटी 25 आ गई। जब हमने जो कैपिटल और लेबर को डबल कर दिया, जो हमारी क्वांटिटी है डबल से ज़्यादा इंक्रीज हुई। 10 का 20 25 आ जाता है। इसी तरह से जब हम 3 के 4 के 3 कैपिटल लेंगे, 3 लेबर लेंगे तो 50 हो जाएगा। इट गोज ऑन। ये इस तरह से हमारा ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वर्क करता है कि जब हम दोनों इनपुट्स लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं प्रोपोर्शनेटली साइमल्टेनियसली, जो हमारा आउटपुट है वो मोर देन डबल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं जैसे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का ये मतलब होता है गाइस, जैसे हमने इसको भी आप एग्जांपल्स पे समझो। देखो, 1 लेबर और 1 कैपिटल लिया तो हमारी क्वांटिटी 10 हुई। 2 कैपिटल 2 लेबर लिया तो हमारी क्वांटिटी 20 हुई। 3 कैपिटल और 3 लेबर लिया तो हमारी क्वांटिटी 30 होगी। मतलब जो ये कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, 10 20 30, मतलब 10 का ही क्वांटिटी में इंक्रीज होता है। ये होता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स। अब इसको फिगर से समझना चाहते हो, जब हमने 1 कैपिटल और 1 लेबर लिया तो क्वांटिटी हमारी हुई 10। जब हमने 2 लेबर और 2 कैपिटल ले लिया तो क्वांटिटी बढ़ के हमारी 20 होगी। इसी तरह से जब हमने 3 कैपिटल और 3 लेबर ले लिया तो क्वांटिटी बढ़ के 30 होगी। कांस्टेंट रेट पे ही इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा होता है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। अब जो हमारा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ये होता है, देखो जब हमने 1 कैपिटल इसमें लिया और 1 लेबर लिया इसमें, तो हमें क्वांटिटी 10 की मिल रही थी। लेकिन जब हमने 2 कैपिटल और 2 लेबर ले लिया, अब हमें क्वांटिटी 20 की मिलनी चाहिए थी, बट हमें 18 की मिल रही है। हमने जिस तरह से दोनों इनपुट्स को डबल किया उस तरह से हमें आउटपुट भी डबल नहीं ना मिल रहा है, तो लेस देन डबल हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन डबल। फिर 18 से जब हम 3 कैपिटल और 3 लेबर पे चले जाएंगे तो ये 24 पे चला जाएगा। लेस देन डबल इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है ना। ये इसका तीसरा स्टेज होता है। तो गाइस अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन में एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये यूजली नेट वाले बच्चों को ही आता है, लेकिन जिस हिसाब से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है तो हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि ये हमें दिया है, किसने दिया है, पॉल एच डगलस एंड CW कॉफ। ये 2 थे इकोनॉमिस्ट जो भी थे, इन्होंने ये दिया है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये किस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। आपको बीच में कुछ जाने की जरूरत नहीं है कि ये डिग्री 1 डिग्री 2 क्या होता है, इसमें काफ़ी लंबा खींच जाएगा लेक्चर। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। तो इसका ये फार्मूला होता है Q = A × K ऑफ अल्फा L ऑफ बीटा। ठीक है। K से हम डिनोट करते हैं जैसे अल्फा जो है, अल्फा से हम डोनेट करते हैं लेबर को और बीटा से हम डोनेट करते हैं कैपिटल को। आपको इतना याद रखना है। ठीक है। आपको ये बताना है जब जो दोनों का हम सम करते हैं ना, तो ये हमें शो करते हैं रिटर्न टू स्केल। ठीक है। ये हमें शो करते हैं रिटर्न टू स्केल। जैसे अगर अल्फा प्लस बीटा हमारा जब इसको हम वर्कआउट करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये बताएगा कि जो हमारे रिटर्न टू स्केल है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। जब अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो ये हमें बताएगा ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है। जब हमारा अल्फा और बीटा लेस देन 1 आ जाएगा तो ये हमें बताएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। मैं आपको इसका MCQ करके बताऊंगा, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे हमारे पास एक MCQ है, द प्रोडक्शन फंक्शन इज Q = 150, जो हमारा लेबर दिया L 0.7 और कैपिटल दिया है हमारा 0.5। ये एग्जिबिट्स करते हैं कौन से रिटर्न्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट और या फिर ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो हमारा L लेबर होता है इसको हम अल्फा से डोनेट करते हैं और कैपिटल को हम बीटा से डोनेट करते हैं। तो लेबर का हमें क्या दिया 0.7, तो जो हमारा बीटा है जैसे मतलब कैपिटल 0.5 दिया, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा 1.2। तो मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। तो अब जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होता है, जब अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। इसी तरह का है, कॉफ डगलस से क्वेश्चन आने का कम ही चांस है, बट हम थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, इस चक्कर में हमने आपको कॉफ डगलस भी बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पहली वीडियोस बनाई वो थोड़ी लंबी होगी और बच्चे कह रहे थे कि काफ़ी लंबी वीडियोस हो रही हैं, तो आप मुझे बता दें तो हम उस आपके हिसाब से जैसे आपको समझ आती है वैसे पढ़ाएंगे। आप मेक श्योर करें आप जेके के SSB के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारी वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम जो हमारा लेक्चर एंड होगा उसके बाद हम 500-600 MCQ की सीरीज़ लाएंगे और 500-600 MCQ की सीरीज़ में से ही आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अच्छा, जो आइसोकार्ड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन था ना इंडिफरेंस कर्व में, अगर वो कंप्लीमेंट्री है तो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगी। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर जो हमारा परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूट होगी आइसोकार्ड कर्व, ठीक है ना, तो वो कैसे बनेगी। तो आपको याद रखना ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बस आपको इतना याद रखना है, जिसको हम लीनियर
लीनियर आइसोकांट भी बोलते हैं। उसी तरह से जब हमारी जो फिक्स फैक्टर टेक्नोलॉजी होगी, मतलब फिक्स फैक्टर टेक्नोलॉजी होगी, इस तरह से आपने याद रखना है, तो हमारी आइसोकांट कैसे बनेगी, तो वो एल शेप्ड बनेगी। आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एल शेप्ड बनेगी, ठीक है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। फिलहाल आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं मैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड भी लिंक में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसलिए मैंने इसको तेज़ तेज़ पढ़ा दिया क्योंकि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया और उसके कंसेप्ट और इसके कंसेप्ट मिलते जुलते हैं। वो कंज्यूमर की बात हो रही थी और ये प्रोड्यूसर की बात हो रही है, और स्टैम्प्स भी हमने डाल दिए हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, जिसकी मदद से आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक पसंद है आप वही देख सकते हो। और मेक श्योर करें आप सब्सक्राइब करें और JK SSB के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।